नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान की। संविधान जो होता है किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, वहाँ के देश के सरकार को चलाने के लिए, पूरी शासन व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए संविधान किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जिसमें हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियां लिखी गई हैं। जो भारतीय संविधान है पहले अंग्रेजी में लिखा गया था एवं उसके बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। अब इन 22 भागों में से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भाग 1 की, और भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हम 1 बाई 1 सभी अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं भाग 1 की, जिसमें का नाम जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो देश होता है उस देश में कितने राज्यों का संघ है एवं उन राज्यों की सीमाओं के बारे में, उसका क्षेत्रफल, उसकी सीमा कहाँ तक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद के 1 के अंतर्गत 3 बातें लिखी गई हैं, जिनमें जो पहली बात है वह यह है कि भारत राज्यों का एक संघ है। बल्कि भारत एक देश नहीं, भारत राज्यों का एक संघ है। अब बात संघ की आई है तो हम जानते हैं कि संघ जो है, हम अमेरिका को भी कहते हैं। तो अमेरिका जो होता है, अमेरिका संघ तो है किंतु अमेरिका फेडरल है, जबकि भारत जो है, भारत एक यूनियन है। अब फेडरल यूनियन में अंतर क्या होता है? दरअसल ये जो होते हैं 3 होते हैं। एक होता है परिसंघ को फेडरल, दूसरा होता है फेडरल और तीसरा होता है यूनियन। को फेडरल जो होता है, को फेडरल छोटे छोटे जो राज्य होते हैं आपस में जुटकर अपनी थोड़ी थोड़ी सी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दे देती हैं और एक देश का निर्माण हो जाता है, जो कि आसानी से कभी भी टूट सकता है। जब वो मन चाहे अपने मन से अलग हो सकता है। जबकि जो फेडरल होता है उसमें थोड़ा सा परिसंघ का एक बड़ा रूप होता है। परिसंघ की अपेक्षा थोड़ा सभ्य माना जाता है। संघ जो होता है, इसमें भी जो राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। जो छोटे छोटे जो बाकी जो राज्य होते हैं अपनी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दे देती हैं और उसको बोल दिया जाता है आप अपने साथ इन राज्यों को चलाइए। जबकि जो संघ होता है, यूनियन, जो भारत जो है एक यूनियन, मतलब यूनियन है, राज्यों का एक संघ है। इसमें जो होता है कि इसमें कोई भी जो राज्य होता है, ये इनका राज्य क्षेत्र जो होता है, इसमें यह आसानी से अलग नहीं हो सकते, या अपने मन से कभी भी अलग आसानी से नहीं टूट सकते। बल्कि जो संघ फेडरल होते हैं, जैसे अमेरिका जैसे जो बड़े देश होते हैं, अमेरिका जैसे बड़े देशों में फेडरल ही चलता है। जैसे वहाँ 50 राज्य हैं, 50 राज्य जो होते हैं आपस में समझौता कर देश से जुड़े होते हैं। जिस दिन समझौता टूट गया उस दिन वहाँ का जो राज्य होते हैं आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। 50 राज्यों के अलग अलग झंडे हैं, 50 राज्यों का अलग अलग अपना संविधान है। तो जबकि जो भारत जो है, भारत में केवल एक ही झंडा चलता है, यूनियन है, सभी राज्यों के लिए एक ही झंडा, तिरंगा, जिसको हम तिरंगा झंडा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भारत है एक यूनियन जो कहा जाता है, राज्यों का एक संघ कहा जाता है। अमेरिका में जो है कई बार ऐसा हो चुका है कि राज्यों में आपस में समझौता में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अमेरिका कई बार टूटने की कगार पर आ चुका है। तो इस प्रकार लेकिन अमेरिका जो फेडरल जो चलते हैं, फेडरल थोड़ा सा पढ़े लिखे और जो बहुत ही शिक्षित वर्ग जो होता है, वहाँ पर फेडरल जो होता है सक्सेस जो पता है। हमारे देश में फेडरल सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अलग अलग राज्यों का अलग अलग रहन सहन, अलग अलग संस्कृति है।
जैसे अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं, वहाँ लुंगी का प्रचलन है। हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पगड़ी का प्रचलन है। पंजाब का अलग प्रचलन है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति है। और तो इस प्रकार से भारत जो होता है, भारत को हम कह सकते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। अब अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 में दूसरी बात जो कही गई है वह यह है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। जो कहने का मतलब यह है कि जो भारत के अंदर के जो राज्य हैं, यदि इनमें कभी जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश यदि सोचे कि नहीं, मैं भारत देश में नहीं रहना चाहता हूँ, अपनी इच्छा से मैं किसी अन्य देश में जाना चाहता हूँ, तो उनको बोले ये तो संविधान में कहीं लिखा नहीं है, तो उनको हम आर्टिकल 1 के अंतर्गत अनुसूची 1 के तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें जितने भी हमारे देश के राज्य हैं और राज्य की जो सीमाएं हैं, उनका वर्णन हमारे आर्टिकल 1 की पहली अनुसूची में लिखा गया है। जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के नाम मध्य प्रदेश, झारखंड, भोपाल, माफ़ कीजिए, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य जो हैं इनमें इनका वर्णन किया गया है। तो कोई भी राज्य जो होता है इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकता है अपनी मर्जी से। जब भारत को इसीलिए राज्यों का एक संघ कहा जाता है। यदि हम थोड़ा सा और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं परिसंघ, संघ और यूनियन को, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो परिसंघ होता है, यदि ईंट जो होती है, ईंटों को यदि इस प्रकार से जमा कर रख दिया जाए, जिनको आसानी से उठा उठा कर अलग किया जा सकता है, तो ये परिसंघ के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जो संघ होता है फेडरल, फेडरल में कहना चाहिए कि जो ईंटें होती हैं उनको यदि मिट्टी से या सीमेंट, रेत की मसाले से इस प्रकार जोड़ के अलग कर दिया जाए, जोड़ कर रख दिया जाए, एक दीवार बना दिया जाए, तो वो आसानी से अलग नहीं हो पाते हैं। और यदि उसी दीवार पर ऊपर से प्लास्टर चढ़ा दिया जाए तो उनको अलग करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। तो जो ईंट की सीमेंट या रेती से जो जुड़ी हुई जो दीवार होती है वह फेडरल कहलाती है, और जो प्लास्टर चढ़ी हुई जो दीवार होती है उसको हम यूनियन के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो यूनियन में जो होता है, कोई भी राज्य आसानी से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अब बात हुई हमारे अनुच्छेद 1 की। एक बार पुनः बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 1 में जो है मुख्य रूप से 3 बातें लिखी गई हैं। इसमें जो पहला बात यह है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। जो दूसरी में राज्यों को जो अनुसूचियाँ, जो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम लिखे गए हैं कि आप ये जितने भी राज्य हैं इस पहली अनुसूची में आपको उनके नाम वर्णन किया गया है। जो तीसरी बात लिखी गई है वह यह है कि भारत को जो होता है राज्य क्षेत्र में बंटवारा तो कर दिया गया, लेकिन कुछ 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र में, कुछ बड़े राज्य क्षेत्र, जो बड़े क्षेत्र हैं उनको राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। जो थोड़ा छोटे राज्य क्षेत्र हैं उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे दिल्ली हो गया, है ना, अंडमान, और हमारे जो कुछ अन्य भी केंद्र, कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। और तीसरी बात, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब, अर्जित क्षेत्र के में का वर्णन तो है भारत में, लेकिन अर्जित क्षेत्र का मतलब यह होता है कि जैसे कि पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान बनाने की मांग उठ रही थी, तो बलूचिस्तान को यदि भारत चाहे तो भारत बलूचिस्तान को उठाकर अपने में मिलाने की क्षमता रख सकता है। मतलब भारत जो है उसको बलूचिस्तान को अपने में मिला सकते हैं। ये अर्जित क्षेत्र का मतलब यह होता है। मतलब ये पहले से ही हमारे संविधान में व्यवस्था कर दी गई है कि यदि भविष्य में कभी भी हमको ऐसा मौका मिलता है तो हम उठा के जल्दी से आपको अपने पास रख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा अनुच्छेद 1 की बात थी। अब बात आती है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बात यह लिखी गई है कि संसद जो होता है, संसद के पास कोई भी जो देश के बाहर के जो राज्य होते हैं उनको मिलाने की क्षमता, उनकी मिलाने की शक्तियाँ हमारे संसद के पास होती हैं। बाहर के राज्य को मिलाने का मतलब ये होता है कि बाहर कोई भी जो राज्य होते हैं, देश के बाहर के जो राज्य, मान लो जैसे हमारे देश के ऊपर नेपाल बैठा है, भूटान बैठा है,
यदि वो अगर हमारे पास आके बोलते हैं कि हम आपके देश में मिलना चाहते हैं, तो संसद के पास यह शक्ति होती है कि नेपाल को, भूटान को या फिर किसी अन्य भी राज्य को हम अपने में उनकी मिला सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को केवल सूचना देना होता है, राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति को केवल सूचित कर दिया जाता है कि हम इस राज्य को या इस छोटे से देश को हम भारत में मिलाना चाहते हैं। तो दरअसल ऐसा वाकया हुआ भी है कि जो हमारा जो सिक्किम है, सिक्किम जो है दरअसल पहले 16 मई सन 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा भारत में प्रदान किया गया था। हुआ ये था कि जो चीन है, चीन ने तिब्बत में कब्जा कर लिया था और तिब्बत में कब्जा करने के बाद वहाँ के जो लोग थे उनको 4 दिशाओं में अलग अलग बांट दिया गया था। तो जब वहाँ कुछ लोगों को पूर्व में, कुछ लोगों को पश्चिम में, कुछ उत्तर, कुछ दक्षिण, इस प्रकार लोगों को इकट्ठा न रहकर उनको अलग अलग दूर दूर बिठा दिया गया, जिसके कारण हुआ ये कि तिब्बत के लोगों में ही तिब्बती लोगों की कमी पड़ गई। तो जब तिब्बती लोगों की ही कमी पड़ गई तो वो आवाज़ अपनी अलग राज्य की या अलग देश बनाने की मांग ही नहीं उठा सकते, मजबूर है बेचारे चीन के साथ उनका समझौता करके उनको रहना पड़ रहा है। तो जब तिब्बत को चीन ने मिला लिया तो सिक्किम के अंदर सिक्किम जो राज्य, सिक्किम के लोगों में एक डर पैदा हो गया। बोले जब उनको डर पैदा हो गया तो उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन हमको भी पकड़ के अपने में मिला ले और हमारे भी लोगों को 4 दिशाओं को 4 अलग अलग दिशाओं में भेज दे और हमारे ऊपर अत्याचार भी करे और हमारे पास लोग ही नहीं रहेंगे, एकता नहीं रहेगी तो हम आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। तो जो सिक्किम के जो लोग हैं उन्होंने भारत जो देश है, भारत में प्रत्यार्पण करने की सोची। उन्होंने भारत से बोला कि भाई हम आपके देश में मिलना चाहते हैं, आपके देश के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने तिब्बतियों के साथ ऐसा ऐसा कर चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो। तो भारत ने बोला कि ठीक है भैया आप आ जाइए, हम आपको अपने, तो मैं ठीक है मिला लेंगे, ठीक है आप रहिए। और वहाँ के जो लोगों जो है तो संविधान में संशोधन किया गया, संविधान में 35वां संशोधन किया गया। 35वें संशोधन में हुआ ये कि दरअसल सिक्किम मिलना तो चाहता है, लेकिन उसको ये था कि एक को राज्य मतलब सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 35वां संशोधन में सन 1974 में 35वां संशोधन संविधान में किया गया, उनको सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सह राज्य का मतलब ये होता है कि जो सिक्किम जो राज्य है वह विदेशी तो है, हमारा भी भारत देश का भी राज्य नहीं है, और वो विदेशी तो और किसी अन्य देश का भी राज्य नहीं है। वो अपने आप को एकदम स्वतंत्र था, उसने अपने आप को रखना चाहा। फिर उनको ये लगा, जब 1 साल के बाद उनको यह लगा कि हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों को भारत में बराबर से पूरी तरह से सम्मान मिल रहा है, सारे शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। तो एक बार फिर 36वां संविधान संशोधन किया गया और उनको जो है सिक्किम को भारत में पूरी तरह से 22वां राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। उनको यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि तिब्बत चीन की तरह हमें भी दरअसल उसने भारत के सामने यह समझौता पहले किया था कि आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे जैसा चीन ने किया कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांट दे, कि आप कुछ लोगों को हमको उत्तर भारत में भेज दो, कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर में बिठा दो, कुछ लोगों को गुजरात पहुँचा दो। तो इस प्रकार यदि आप, तो उनके मन में यह डर था, इसलिए पहले 35वां संशोधन किया गया। जब उनको लगा, और 35वां संशोधन के अंतर्गत सह राज्य का दर्जा उनको प्रदान किया गया। जब उनको लगा कि नहीं सब सही है, भारत हमारे साथ इस प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करेगा, कोई मतभेद नहीं रहेगा, तो वो आकर हमारे देश में 36वां संविधान संशोधन किया गया और वह पूरी तरह से हमारे देश में आकर मिल गए। तो यह था आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 की बात थी कि बाहर का जो कोई भी राज्य जो होता है, बाहर के कोई भी जो देश होते हैं, यदि भारत में मिलना चाहते हैं तो संसद के पास इस प्रकार की शक्ति होती है कि वह हमारे देश में आकर मिले और रहे।
बात करते हैं हम अनुच्छेद 3 की। आर्टिकल जो 3 होता है वह क्या कहता है? आर्टिकल जो 3 है वह संसद के अंदर की ही माफ कीजिएगा, भारत के अंदर ही जो राज्य हैं, पहले से जो राज्य हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन की जो शक्ति होती है वह संसद के पास होती है। मतलब ये है कि यदि हमारे पास 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में यदि हमें किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है तो संसद के पास ये शक्ति होती है कि आप उसका नाम चाहे तो नाम परिवर्तित कर दीजिए। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का नाम पहले सेंट्रल प्रोविजंस चलता था, आज हम मध्य प्रदेश कहलाते हैं, आज हमारा राज्य मध्य प्रदेश कहलाता है। तो यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश का पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविजंस, यूनाइटेड प्रोविजंस का नाम बदल कर उनको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। तो यह काम किसका था? संसद का था। तो यह क्षमता जो होती है, मतलब जो अनुच्छेद 3 है वह संसद राज्य के अंदर जो राज्य हैं, पहले से जो राज्य हैं, उनके नाम में बदलाव, उनके जो सीमाएं हैं, उनका क्षेत्र जो है, उनको क्षेत्र को छोटा अथवा बड़ा किया जा सकता है। यह जो शक्ति है वह संसद के पास है। तो जैसे कि ऐसा वाकया हुआ भी है, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया, तो यह किसके पास, यह शक्ति किसके पास थी? संसद के पास थी। मध्य प्रदेश को सन 1 नवंबर सन 2000 को अलग कर दिया गया और 1 नवंबर सन 2000 को अलग करके छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को अलग करके उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। उसी प्रकार 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया। तो यह अलग राज्य जो बनाने की जो शक्ति है वह किसके पास थी? संसद के पास थी। अच्छा, इसमें भी ये बात होती है कि इसमें भी केवल राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति इसमें या तो हाँ करे या ना करे, उससे कोई परिवर्तन नहीं पड़ना है। राष्ट्रपति को केवल पहले ही सूचना कर दी जाती है कि भैया हम इस राज्य को तोड़कर अलग बनाना चाहते हैं, इसका नाम बदलना चाहते हैं, इसकी सीमा परिवर्तन करना चाहते हैं, क्षेत्रों में परिवर्तन करना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति को एक प्रकार से बस ठीक है, उसको केवल सूचित कर दो, तो उनकी मर्जी जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो जब हुआ ये था कि यह शक्तियाँ तो ठीक है, फिर राज्यों का जब बंटवारा होने लगा, जैसे फिर हुआ ये था कि सेरिल रैडक्लिफ नाम के जो एक व्यक्ति थे विदेशी, उनको भारत में बंटवारा जो हुआ है पाकिस्तान का और बांग्लादेश के, भारत का बंटवारा करने के लिए उनको बुलाया गया था। विदेशी व्यक्ति थे, उनको देश की संस्कृति से का कोई ज्ञान नहीं था, तो उनको बुलाया गया। मात्र वो उस व्यक्ति ने सोची कि 2 दिन में वो 2 देश को बांट के चला गया। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान कहलाता, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश कहलाता है। तो मुसलमानों बहुल क्षेत्र जो थे, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को उसने अलग पश्चिम में अलग कर दिया। वहाँ पे उनने ऐसे पुलिस स्टेशन थे, पुलिस स्टेशन को उनने रेड मार्क किया और इस प्रकार एक लाइन खींच दी, रेड क्लिप लाइन खींच दी, बोले ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका भारत हो गया। इसी प्रकार उन्होंने बांग्लादेश में किया था। बांग्लादेश में उन्होंने जो पुलिस स्टेशन को ऐसे उन्होंने मार्क किया और उसी प्रकार पुलिस स्टेशन की मार्क करके उन्होंने इस प्रकार लाइन खींच दिया, बोले ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका भारत है। वहाँ पर एक गांव है, काफ़ी विवादित गांव है, आज भी काफ़ी विवादित है गांव है पश्चिम बंगाल में, बीरूबरी जो गांव है, बीरूबरी गांव की कहानी जो ऐसी है कि बीरूबरी गांव में 90% जो मुस्लिम है, 90% मुस्लिम आबादी है। और बांग्लादेश में एक गांव है, वहाँ पर 90% हिंदू आबादी होना ये था कि ये बीरूबरी गांव बांग्लादेश में होना था। बांग्लादेश के जो 90% हिंदू जो जनता है वो भारत में होना था। अब वो बाहर से आए हुए व्यक्ति को क्या पता यहाँ की संस्कृति क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, उन्होंने कर दिया, हो गया। अब यह काफ़ी विवादित रहा। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनको लगा कि ऐसा कर देते हैं कि आप हमारी जो जनता जो है, आप हमारी जो ज़मीन है
यहाँ की पब्लिक वहाँ चली जाएगी, वहाँ की पब्लिक यहाँ जाएगी, जो वहाँ की ज़मीन है आप ले लीजिए, यहाँ की ज़मीन हम ले लेते हैं। इस प्रकार केवल जनता यहाँ से वहाँ जा सकती चली जाए। लेकिन वहाँ पे काफ़ी उस समय काफ़ी विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दिया था कि केवल आप देश के अंदर की ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। देश के अंदर के अंदर ही ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। मतलब कहना चाहिए कि यदि हमारा भोपाल है, भोपाल को अगर हमको राजस्थान को देना, भोपाल को राजस्थान को दे सकते हैं। राजस्थान की जो ज़मीन है वो आप भोपाल को नहीं दे सकते, वो माफ़ कीजिए पाकिस्तान को नहीं दे सकते। तो इस प्रकार इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने चाहा था कि ये जो जहाँ की ज़मीन है, मुस्लिम बिरुबरी गांव की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो वहाँ की पब्लिक और वहाँ की जो ज़मीन है वो बांग्लादेश में आ जाए और बांग्लादेश की सीमा के में चली जाए, और वहाँ की बांग्लादेश की सीमा लोग और वहाँ के जो सीमा के जो लोग हैं वह सीमा भारत के अंतर्गत आ जाए। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था। फिर ये विरोध उस समय से ये मामला अटका हुआ। अब आज जब मोदी जी आए, उन्होंने शेख हसीना वहाँ जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनसे चर्चा की और तब ये बात जाकर कहीं निपटी है। और हुआ यही है, लास्ट में हुआ ये है कि मुस्लिम आबादी वाली जो ज़मीन थी वो बांग्लादेश को दे दिया गया है, और मुस्लिम आबादी वाली हिंदू आबादी वाली जो ज़मीन थी वो हमारे भारत में मिला लिया गया है। यह था हमारा अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 2 जो है बाहर के राज्यों को मिलाने की बात करता है, और जो हमारा अनुच्छेद 3 है राज्य के भारत देश के अंदर जो राज्य होते हैं उनके नाम में परिवर्तन करना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, इस प्रकार का जो काम है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह बात कही गई है। फिर जो बात अनुच्छेद 4 की अगर हम करें, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो बात लिखी गई है, अनुच्छेद 4 में यह है कि अनुच्छेद 2 तथा एवं जो 3 है को संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 2 एवं 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें राष्ट्रपति के अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नहीं होती अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के लिए इसलिए अनुमति नहीं होती क्योंकि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना कर दिया जाता है। और 368 यह कहता है कि 368 के अंतर्गत कोई भी काम यदि होता है तो उसमें राष्ट्रपति के दस्तखत की या सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। तो और 368 के बाहर रखा गया है। अब मतलब अब राष्ट्रपति जो होते हैं, यदि हम कोई भी राज्य को अंदर मिलाते हैं या फिर अब हमारे देश के अंदर के राज्य के सीमा में विस्तार करते हैं, कुछ भी करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति दस्तखत करने के लिए बाधित होता है। क्योंकि आप राष्ट्रपति को पहले ही सूचना कर दिया जाता है, इसलिए। तो यह बात है अनुच्छेद 4 में कि जो अनुच्छेद 2 एवं 3 जो है उनको धारा 368 के बाहर रखा गया है, जिसमें पहले ही राष्ट्रपति को सूचना कर दिया जाता है। और इस अनुच्छेद में किसी भी राज्य को जोड़ने या तोड़ने से पहले जो धारा कौन सा अनुच्छेद जो 4 है, इसमें यह बताया गया है कि इस अनुच्छेद में किसी भी राज्य को हमारे देश में मिलाने से पहले या किसी हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तन करने के लिए केवल संसद में 50% बहुमत की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि 542 में इसका आधा, लगभग 273 बहुमत की सरकार जिसकी होगी वह बहुमत रूप से उसको जो है पारित कर दिया जाएगा, और किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करके इसमें मिला लिया जा सकता है या फिर उसको तोड़ा जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति भी जो है बाधा उत्पन्न इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस काम के लिए राष्ट्रपति को पहले ही सूचित कर दिया जाता है। अब जब किसी भी अगर राज्य है, किसी भी राज्य को हम भारत में मिलाते हैं या भारत के अंदर के किसी राज्य में परिवर्तन करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि वो अनुसूची जो है, भारत की पहली अनुसूची में राज्यों के नाम का वर्णन किया गया है। तो अगर हम किसी बाहर के राज्य को भारत में मिलाते हैं तो भाई हमको अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद जो 4 है, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो पहली अनुसूची है उसमें हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। अनुसूची 1 में किसी अन्य बाहर के राज्य को जो होता है इसको पहली अनुसूची में उसका नाम हमको
लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज हम चर्चा कर रहे थे भाग 1 की। भाग 1 के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में चर्चा की है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।